राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना के 100वें वर्ष में है और लोग कह रहे हैं कि शताब्दी वर्ष कैसे मनाया जा रहा है। इसे समझना हो तो पिछले चुनाव को समझना पड़ेगा जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुआ है, और अगला चुनाव जो अभी झारखंड और महाराष्ट्र में होना है। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की राजनीतिक इकाई है, वो अपने तरीके से, नायाब तरीके से आरएसएस को उपहार देने में लगी है शताब्दी वर्ष में। जो उनका मूल एजेंडा था राष्ट्रीय संघवाद का, उसे परिपूरित करते हुए। अगर आप विश्लेषण के तौर पर देखेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव को, तो वहां कांग्रेस के सहयोग से नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आ गई है, लेकिन कांग्रेस को सरकार में शामिल नहीं होने दिया गया है। वहां मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला, वो प्रधानमंत्री से आके मिल गए हैं, उनसे तमाम वो आग्रह कर गए हैं, जो संकेत जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला संभव है आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी के प्लैंक में वापस ले आए। जबकि हाउस की सच्चाई है कि वहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जम्मू कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। तो ये एक नए तरीका का उपहार है भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने मातृ संगठन आरएसएस को दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से उस मूलभूत एजेंडे में वापस लौटता हुआ दिख रहा है, जैसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में चाहा थी, जब भारतीय जनसंघ के नाम से राजनीतिक संगठन का उदय हुआ था। और ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि वहां जो मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप विदेश मंत्री हुआ करते थे और उनके काम की काफी सराहना हुई थी। लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभाव में भारतीय जनता पार्टी दबी पड़ी है। अब दूसरी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के उभार के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस दबा पड़ा है, और वहां भारतीय संविधान, भारतीय आईन के तहत सबने शपथ ली है, और पूरे तरीके से जब वहां 370 हटा है तो उसके बाद से वो भारत का समग्र एक चेहरा बना है। तो जम्मू कश्मीर खास करके भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारत के लिए एक दुखती रग है, जिसको एक तरीके से, मोटे तरीके से पूरे राष्ट्र के अंदर समाहित किया गया है। और जो राजनीति जिस ढंग से रंग लाई है, वो आरएसएस को कहीं ना कहीं खुश करने वाली है। दूसरा नतीजा हरियाणा में निकल के आया, जहां लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पसारने के लिए छोटे छोटे दलों के सहारे चल रही थी। लेकिन ये तीसरी बार है जब एकला चलते हुए उसने सरकार बनाई है, और इस बात को और भी कमाल कर दिया है कि सरकार के लिए उसे किसी भी दल का समर्थन लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। अकेले अपने दम पर, पहले वो इन लोगों के साथ थी, इंडियन नेशनल लोक दल के साथ थी, उस समय उन्होंने बंसीलाल का सहारा लिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने से, बीच में जेजेपी का सहारा लेना पड़ा था पिछले विधानसभा में, इस बार उस एजेंडे को, अपने एजेंडे को साधती हुई भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अकेले दम पे अपनी सरकार बना ली, और वो उस ढंग से राजनीतिक समीकरण को साधा है जो कहीं ना कहीं आरएसएस को उनके मातृ संगठन को मुस्कुराने की वजह दे रहा है। और भी आगे विश्लेषण करेंगे तो झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में है। झारखंड में संघ का बहुत पुराना काम है, बनवासियों के बीच में उन्होंने काफी काम किया, और उसी काम की उम्मीद के आधार पर 2000 में झारखंड अलग राज्य बना बिहार से, जहां ये तय हो सके कि वहां भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना ले, आरएसएस के उन बनवासी कल्याण समिति के कामों के आधार पर अपनी सरकार बना ले। लेकिन बीते 24 सालों से ये संभव नहीं हो पाया है। लेकिन जिस ढंग से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पेशबंदी कर रखी है, उससे लगता है, और पेशबंदी के अलावा ये भी तय कर रखा है कि उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। एक जिद है कि मुझे वहां किसी को सहारा नहीं लेना है। हाँ, कहने को दे दिया है उन्होंने दो जेडीयू को और उनके साथ छाया की तरह रहने वाले ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के सुदेश महतो को, लेकिन पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि झारखंड में पहली बार वो अपने दम पर, अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आए और आरएसएस को एक सुनहरा उपहार दे दे। अब यही बात हम आते हैं वहां महाविकास अघाड़ी और महायुति की जो लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि उसके कई घाव हैं महाराष्ट्र से, खास करके आरएसएस को। नागपुर से जन्म लिया संगठन, उसको महाराष्ट्र में विस्तार पाने में काफी दिक्कत हुई, काफी मेहनत करनी पड़ी, अलग अलग मोड़ पे गुजरना पड़ा। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, 1977 के प्रयोग के विफल होने के बाद
तब से काफी साल रहा, महाराष्ट्र में उसका उदय नहीं हो पा रहा था, उसके लिए उसने शिवसेना का सहारा लिया, बाला साहब ठाकरे उसके साथ आए, और तब यह स्थिति थी कि आरएसएस का कैडर और शिवसेना का कैडर कैसे एक साथ चल सकता है। एक नियम से बंधा हुआ, एक संघीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ संगठन जिसमें कि राष्ट्रवाद ही महत्वपूर्ण है, वो क्षेत्रीयवाद के आधार पर शिवसेना के सहारे कैसे ज्यादा समय तक चल सकता है। तो इस बात को अलग करते हुए शिवसेना इस बार छिन्न विछिन्न की मुद्रा में है, और शिवसेना का एक प्रभावी घटक जो कि मूल शिवसेना का कहा जा रहा है, जिसका सिंबल है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कहने को है। और जिस शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाकर आरएसएस के राष्ट्रवादी एजेंडे को रोक करके उसके पैनोरमा में पूरे मराठावाद को घेर कर रखा था, उसे तोड़ करके, उस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके, उसके एक घटक, जो मजबूत घटक अजित पवार को अपने साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लगभग आरएसएस को ये बता दिया है कि तुम मेरे मातृ संगठन हो, 100वें साल में हो, शताब्दी वर्ष में हो, तो लो इस राजनीतिक संगठन की ओर से, इस राजनीतिक शाखा की ओर से आपको मैं ये उपहार दे रहा हूं। तो ये जो हमेशा बात चली आ रही है कि चुपचाप शताब्दी वर्ष में आरएसएस क्यों है। 1925 के विजयादशमी में उदय हुआ आरएसएस इस बार पूरे रौनक के साथ अपना शताब्दी वर्ष क्यों नहीं मना रहा है, और इसको लेकर के भांति भांति की बातें कही जा रही हैं कि आरएसएस प्रमुख या आरएसएस की शाखा और नरेंद्र मोदी राजनीतिक इकाई के बीच में ठीक से परस्पर तालमेल नहीं है, थोड़ी नाराजगी है, थोड़ा गैप है। लेकिन जब आप जाएंगे खुले आंख से जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई गैप नहीं है, और दोनों मिल करके या दोनों एक ही धुरी पर चलते हुए, एक ही साथ चलते हुए एक दूसरे को शताब्दी वर्ष का उपहार दे रहे हैं, अपने विस्तार की बात बता रहे हैं। और आरएसएस, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आरएसएस के लोग भी कहते हैं कि अगर उसकी राजनीतिक शाखा बेहतर करे, अगर कोई और शाखा बेहतर करे, तो आरएसएस के लिए खुश होने की बात है, क्योंकि मातृ संगठन तो वही है। पते की इस बात में आरएसएस की ये थी कथा। अगली बात में अगली कथा के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।